बच्चों को ही क्यों चुना गया इस एंटीबायोटिक अवेयरनेस के लिए बच्चों? क्योंकि आप सब बच्चे क्या हैं, आप हमारी फ्यूचर करेंगे कंट्री है ना, और आप फ्यूचर हैं, तो आपका काम क्या है? आप एज एन एम्बेसडर हैं टू प्रमोट दिस अवेयरनेस अमंग, किसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? अमंग योर फैमिली, अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर रिलेटिव्स। और आगे चल के आप लोग भी अगर एंटीबायोटिक के बारे में अवेयर रहेंगे, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग अवेयर रहेंगे, तो आप लोग क्या है, इससे अपने आप को बचा सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने जानने वालों को भी आप इससे बचा सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा बच्चों कि ये जो एंटीबायोटिक अवेयरनेस है, या हम जिसे बोलते हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक कोविड-19 जो अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है ना, उससे भी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है। और इससे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में जितनी डेथ हुई है, वो कोविड-19 पेंडेमिक की डेथ से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हुई है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद आवर सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस कैंपेन। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? We all are united antimicrobials handle with care। अच्छा, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन होता है बच्चों जब हमारे डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी पर क्या कर देते हैं, बॉडी के टिश्यूज पर हमला कर देते हैं। और जब वो हमला कर देते हैं, हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और मल्टीप्लाई हो जाने के बाद वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो और उन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं और जो हमारे को हमारी नेचर आई से जिनको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। और आपने ये सुना होगा एंटीबॉडीज के बारे में, आपने सुना होगा एंटीबॉडीज क्या होती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी क्या अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करती है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाने की कोशिश करती हैं। और कोविड-19 के टाइम में भी आपने एंटीबॉडीज के बारे में सुना होगा कि ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडीज पैदा हो गई। अगर उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए तो ज्यादातर लोगों की बॉडी में हमें क्या मिलेंगी, एंटीबॉडीज, यानी कि उनके अंदर इन्फेक्शन तो हुआ था लेकिन वो जल्दी खत्म हो गया या उनमें सिम्टम्स नहीं आए क्योंकि उनमें ज्यादा इम्यूनिटी उनकी ज्यादा थी। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की, जो बहुत तरीके के होते हैं। आपने पहले भी अगर बच्चों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है या पैरासाइट्स है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स या जर्म्स होते हैं। और माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये हमारे चारों तरफ हमारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, सब जगह पे बच्चों, एयर में भी, पानी में भी, हमारी स्किन में भी, हमारी बॉडी में भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ये हमारी जो एवरीडे लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, ठीक है। और आपको अपने क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा बच्चों, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ हमारे एनिमी होते हैं, है ना। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको तो हमें किल करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारे एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें उन्हीं को किल करना होता है, ठीक है ना। सो हमें केवल उन्हीं माइक्रोब्स को किल करना है जो हमारे को डिजीज कॉज करते हैं या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और एंटी माइक्रोबियल्स क्या होती है, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन डेवलप हुई थी बच्चों 1940 में, याद रख लिए, सबसे पहली एंटीबायोटिक या सबसे पहली एंटी माइक्रोबियल क्या थी बच्चों, पेनिसिलिन, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया था, एक साइंटिस्ट ने 1940 में, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और जितनी भी हमारी मॉडर्न मेडिसिन में एडवांसेस या अचीवमेंट्स हुई हैं बच्चों, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, मेजर सर्जरी, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल्स के ऊपर। और एंटी माइक्रोबियल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शंस को सेव करने में हमारी मदद करती है। तभी आपने देखा होगा बच्चों आजकल इतनी जो हाई लेवल की सर्जरीज हो रही हैं या हमारी जो लाइफ सेव हो रही है इन सर्जरीज से, वो किस वजह से सेव हो रही है, एंटी माइक्रोबियल। अच्छा बच्चों, आपने अभी देखा कि मैंने एंटीबायोटिक की जगह पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, वो है एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल है क्या,
और एंटीबायोटिक क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक की ही ब्रॉडर टर्म है एंटी माइक्रोबियल। आजकल जैसे इस साल कोविड-19 पेंडेमिक के बाद एंटीबायोटिक को हमने एक नए नाम से बुलाना शुरू किया है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल होता क्या है ना भाई? एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक में भाई फर्क क्या हुआ? अभी तक आपने जनरल जो हम पब्लिक जो जनरल हम लोग एक शब्द को सुनते आ रहे हैं, जैसे हमें कोई भी बुखार है या कुछ भी बीमारी होती है, हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक खा लो जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? ये आप सबने सुना होगा। लेकिन अब इस साल कोविड-19 के बाद, क्योंकि कोविड-19 तो कैसा बुखार है या कैसा बीमारी है? इट इज ए वायरल इन्फेक्शन, है ना? कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है। तो उसके बाद से इस साल से वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कहा जा रहा है इसको। क्या कहते हैं बच्चों इसको? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस, ना कि वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस। अब एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक में फर्क क्या हुआ बच्चों? एंटी माइक्रोबियल क्या है? ब्रॉडर टर्म है। एंटी माइक्रोबियल क्या है? ब्रॉडर टर्म है, और एंटीबायोटिक एक नैरो टर्म है। अब ब्रॉडर टर्म क्यों? क्योंकि माइक्रोब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, माइक्रोब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या पैरासाइट है ना? बहुत तरीके के माइक्रोब है हमारे। तो इसीलिए हमने इस दवाई का नाम क्या दे दिया, या इसको क्या नाम दे दिया? एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है। और जो पहले हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक बच्चों केवल किस चीज के लिए यूज कर जाती है? केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो इसीलिए एंटीबायोटिक को हम नाम देते हैं एंटी बैक्टीरियल। क्या है बच्चों? एंटी बैक्टीरियल। एंटीबायोटिक किसको मारती है? सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस को नहीं। तो जहां हम अगर एंटी माइक्रोबियल की बात करेंगे तो हम वो चारों या जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी बात करेंगे। अगर बैक्टीरिया को मारती है कोई दवाई तो उसे हम बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल। अगर वायरस को मारती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी वायरल। अगर वो फंगस को किल करेगी तो दैट विल बी कॉल्ड एन एंटी फंगल। एंड इफ इट किल्स द पैरासाइट तो इट विल बी कॉल्ड एन एंटी पैरासिटिक मेडिसिन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. इन्फेक्शंस की बात, yes, तो आपको वैसे भी पता होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड। अगर जैसे मान लो एक सवाल आता है कि भाई हमारे को बुखार हुआ या हमारे को कोई जैसे खांसी जुकाम हुआ तो और एक टाइफाइड, तो हम किस बीमारी में एंटी माइक्रोबियल लेंगे भाई? क्या खांसी जुकाम कफ इन सब में एंटी माइक्रोबियल लेंगे या टाइफाइड जैसी बीमारी में लेंगे? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि टाइफाइड जैसी बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है उसी में हम लोग क्या लेंगे बच्चों? एंटीबायोटिक। ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे कि टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, गोनोरिया है, लेप्रोसी है, ये सारे हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। और वायरल इन्फेक्शंस है जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस है। इनके किल करने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों? एंटी वायरल। फंगल इन्फेक्शन, जैसे कई बार हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर में, या हमारी नेल में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? एंटी फंगल। कौन सी एंटी माइक्रोबियल लेंगे बच्चों? एंटी फंगल। और अगर मलेरिया या कोई भी ऐसा पैरासिटिक बॉडी में होता है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? एंटी पैरासिटिक मेडिसिन। समझ में आ गई सबको? तो ध्यान रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक? याद रखिए। अब एज ए ब्रॉडर टर्म एंटीबायोटिक की बजाय हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं बच्चों? एंटी माइक्रोबियल। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रहेगी ना कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड ओनली फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, नॉट फॉर एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नाउ एंटी माइक्रोबियल आपने जैसे पढ़ा, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एंटी माइक्रोबियल में व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल? याद रखिए, दे आर द मेडिसिन्स विच कैन किल माइक्रोब्स, है ना? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है और इन्फेक्शियस डिजीजेस को क्या करती है? ट्रीट करती है। ठीक है ना? एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स हैं जो माइक्रोब्स को किल करती हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या हुई? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फॉर किलिंग द बैक्टीरिया,
एंटीवायरल फॉर किलिंग एनी वायरस, है ना, वायरस कॉज्ड इन्फेक्शंस, एंड एंटीफंगल फॉर किलिंग दी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय दी फंगस, एंड एंटीपैरासिटिक इज दी फॉर किलिंग दी, बताओ, किलिंग दी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय दी पैरासाइट्स. ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल दे इंक्लूड ऑल ऑफ दी अबव. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर जैसे कभी आपको Yes, ma'am. एंटी माइक्रोबियल है क्या, क्या सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेगी एंटीबायोटिक? क्या सिर्फ वायरस को ही मारेगी या केवल पैरासाइट को ही मारेगी? नहीं, आप याद रखो, सबको मारेगी. ठीक है, वायरस को भी, बैक्टीरिया को भी, पैरासाइट को भी और फंगस को भी. ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. समझ में आ रही है? एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम अपने एंटी माइक्रोबियल्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, तो क्या होते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो उनसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं. ठीक है ना, जब हम दवाई लेते हैं, मान लो हमने कोई एंटी माइक्रोबियल ली, हम एंटी माइक्रोबियल लेते क्यों है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. अब आ रही है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. माइक को म्यूट करो. मुझे आवाज. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. बेटा माइक को म्यूट करो, तभी आएगी. माइक को म्यूट, कोई भी माइक अपने आप आवाज आएगी. जब हम उनका तो माइक्रोब्स उन्हीं एंटी माइक्रोबियल दवाइयों के प्रति आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. मैम आवाज नहीं आ रही. अरे बच्चों, आप लोग बोलना बंद करो, वॉइस आएगी. आप कंटिन्यू बोल रहे हो तो टीचर की वॉइस कैसे आएगी? आप वेट तो करो 2 मिनट के लिए, अपने आप को म्यूट करो और उसके बाद सुनो. सारे के सारे सभी कंटिन्यू बोले जा रहे हो, निभा हमको बोलने ही नहीं दे रहे हो. अच्छा बच्चों, अभी जो इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक है बेटा वो है एंटी माइक्रो. के रेजिस्टेंट हो जाते हैं. सबसे पहले आप याद रखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आफ्टर ऑल है क्या? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो माइक्रोब है वो एंटी माइक्रोबियल्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं. रेजिस्टेंट मतलब उनका कोई असर नहीं होता. समझ में आई बेटा? अगर आपको क्वेश्चन आए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है कि एंटी माइक्रोबियल्स के? नहीं, आप बोलेंगे ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होती. ठीक है, रेजिस्टेंट कौन होते हैं बच्चों? माइक्रोब्स रेजिस्टेंट होते हैं. किसके खिलाफ? एंटी माइक्रोबियल्स के प्रति. याद रखिए, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? जब माइक्रोब रेजिस्टेंट हो जाता है एंटी माइक्रोबियल के प्रति, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होती है एंटी माइक्रोबियल के प्रति. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया? बच्चों इसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया तो जो भी हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस है जो क्योर होने चाहिए थे, तो वो क्या होते हैं? क्योर ही नहीं होते या इनक्योरेबल बन जाते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वर्ल्ड में
जो AMR मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जो डेथ हो रही है वो कोविड-19 जो अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है उससे ज्यादा है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR ये अब सबसे बड़ा पेंडेमिक बनता जा रहा है वर्ल्ड ओवर। तभी आपको ये अवेयरनेस दी जा रही है बच्चों कि आप लोग ये अवेयरनेस को या ये जो भी नॉलेज आपको इन प्रेजेंटेशंस के थ्रू दी जा रही है आप इसको अच्छे से सुने और इसको आगे इसको क्या करें, प्रोपगेट करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स सब में। अब जैसे एक एग्जांपल है बच्चों, यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूरिन में किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वैसे क्या होता है कि वो लोग एंटीबायोटिक्स या कुछ भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा दवाई लेनी शुरू कर दी या ओवर यूज या मिस यूज कर दिया तो उस कारण से क्या हुआ कि उन्हीं पेशेंट्स को दवाई से तो कोई असर नहीं हुआ, उन्हें क्या लेने पड़ गए, उसके लिए इंजेक्शंस लेने पड़ गए। और टाइफाइड जैसी बीमारी जो कुछ दिन में ठीक हो जाती थी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। ट्यूबरक्यूलोसिस में भी जैसे शुरुआती ड्रग्स जो होती हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ ड्रग जिससे टीबी में फर्क पड़ता था लोगों को, उससे फर्क पड़ना धीरे धीरे खत्म हो गया। मलेरिया जैसी बीमारी में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की डेथ रेट क्या है, डेथ रेट बढ़ता गया क्योंकि दवाइयों से वो लोग क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए एंटी माइक्रोबियल से। दवाई असर नहीं की। ऑब्वियसली बच्चों जब दवाई असर नहीं करेगी तो आपकी बीमारी बढ़ेगी और आपकी बीमारी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जब उसका कोई क्योर नहीं है तो क्या होगा, उससे डेथ हो जाती है। इसी तरीके से HIV एड्स जो भी एक वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी जब आपकी बीमारी बहुत लंबी हो जाती है, किसी भी दवाई से ट्रीट नहीं हो पाती तो आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। आपकी ट्रीटमेंट जितनी ज्यादा लंबी चलेगी तो आपको पता है दवाइयां कितनी महंगी है ना, तो दवाइयां इतनी महंगी होने की वजह से ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो जाती हैं बच्चों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जो हैं उनकी वजह से क्या होता है बच्चों, हॉस्पिटल में व्यक्ति को एडमिट होना पड़ता है क्योंकि अब वो लाइलाज बीमारी ऐसी हो जाती है कि घर में ट्रीट नहीं हो सकती, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बीमार बहुत ज्यादा हो गया व्यक्ति तो उसे हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ा, डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन उस भी दवाई का असर नहीं पड़ा, फिर और स्ट्रॉन्ग डोज दी नहीं, फिर इंजेक्शंस, फिर और इस तरीके से सर्जरी करनी पड़ी। तो उस कारण से हॉस्पिटल में स्टे ज्यादा बढ़ गया। जब हॉस्पिटल में स्टे ज्यादा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ केयर यानी कि अब आप 10 दिन हॉस्पिटल में, 20 दिन हो गए, महीना हो गया तो आपको पता ही है हॉस्पिटल का पर डे चार्जेस बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि आपका पैसा भी जो हॉस्पिटल या आपकी जो बीमारी को ठीक करने के लिए जो पैसा लगेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। और इस कारण से आप इतने ज्यादा बीमार हैं तो आप खुद भी तो इस वजह से कितना ज्यादा, जिसको भी ये बीमारी होगी वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, उसकी बॉडी, उसका पूरा मेंटल बैलेंस सब कुछ खराब हो जाता है और बहुत ज्यादा व्यक्ति बहुत सफर करता है। और इसी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है बच्चों जब बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी भी तरीके से क्योर नहीं हो पाया, सर्जरी भी हो गई, डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी लेकिन कोई मेडिसिन असर नहीं करी क्योंकि वो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब की वजह से वो बीमारी हुई है वो उसके प्रति इतना बुरी तरह रेजिस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ रही है, वो उसको ठीक ही नहीं करता, बॉडी उसके इम्यून हो गई है, अब उसको ठीक ही नहीं कर पा रही। तो अब क्या है, व्यक्ति बहुत, इसी वजह से डेथ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब कैसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल के वजह से। अब ध्यान रखिए बच्चों, माइक्रोब्स किससे रेजिस्टेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल से। याद रहेगा आपको, माइक्रोब्स किससे रेजिस्टेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल से। ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंट होते हैं। अब क्या, इसकी 3 वजह क्या है, एक तो है ओवर यूज, एक है मिस यूज और तीसरा है अंडर यूज। ओवर यूज का मतलब है बच्चों, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमें छोटा मोटा कोई बुखार हुआ या हल्का सा है और मतलब शरीर में हरारत है या हमें कोल्ड है या लूज मोशन हो गए तो हम क्या बोलते हैं कि चलो भाई एंटीबायोटिक खा लेते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके। तो इसे बोलते हैं ओवर यूज। हमने बिना बात पे एंटी माइक्रोबियल को खा लिया, उसका ओवर यूज किया। अब मिस यूज का मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना हम खुद के ही डॉक्टर बन गए, हम खुद ही डॉक्टर बनते हैं। हम खुद डॉक्टर कैसे बनते हैं कि भाई हमें बुखार हुआ है, हमें पता है जी ये पिछली बार डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी तो चलो भाई मैं यही खाऊंगा। और दूसरे को भी, सिर्फ खुद ही नहीं करते अपने डॉक्टर बनते, दूसरों के भी डॉक्टर बनते हैं। वो कैसे
कि अगर हमारी फैमिली में किसी और को भी इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं अरे मेरी तो बीमारी इस वजह से ठीक हुई थी, तो तुम भी ये मेडिसिन खा लो, देखना तुम्हें भी फर्क पड़ेगा। तो अपनी खुद की तो मेडिकेशन करते ही करते हैं, दूसरों के भी डॉक्टर बनते हैं, दूसरों को भी वही एंटीबायोटिक या वही प्रिस्क्रिप्शन दूसरे से भी शेयर करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और एक और चीज क्या करते हैं कि जैसे मान लो पिछली बार मुझे वही बुखार या उसी टाइप के सिम्टम्स थे, जैसे मेरे कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ पिछली बार, या मेरे वही सेम सिम्टम्स थे, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी उस एंटीबायोटिक की डोज बची हुई होगी ना, तो मैं सोचती हूँ चलो क्या इसको वेस्ट करना, क्या और मंगाना, चलो मैं यही खा लेती हूँ। तो हम वही मेडिसिन दोबारा खा लेते हैं। तो ये हुआ उसका मिस यूज। और अंडर यूज मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया एंटीबायोटिक, आपने देखा होगा अक्सर आप जब भी कोई आपको ऐसी बीमारी होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि भाई आप 3 दिन का कोर्स करेंगे एंटीबायोटिक का, या आप लोग 5 डेज का कोर्स है, या आपका 10 डेज का कोर्स है। तो कई बार क्या होता है आप 2 दिन में ठीक हो गए, 3 दिन में ठीक हो गए, और आपका 5 डेज का कोर्स है, तो आप 3 दिन में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक हम ज्यादा क्यों खाएं, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब तो हम ठीक हो गए, क्या जरूरत है पूरी हम लोग तो बोलते हैं इसका अंडर यूज करना। तो हमको ध्यान रखिए डॉक्टर ने जितनी आपको मेडिसिन दी है, 3 दिन का डोज है, 5 डेज का है, या 10 डेज का जो कोर्स आपको दिया गया है, आपको वो कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो AMR क्या है बच्चों? AMR किसका फुल फॉर्म है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और एंटी माइक्रोबियल की यूज जो है वो इसको क्या कर देती है, एक्सीलरेट कर देती है। ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल, अच्छा अभी तो हम लोग यही सोचते थे कि भाई एंटी माइक्रोबियल तो केवल हम ह्यूमन ही लेते हैं, उससे बाकी तो का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। एंटी माइक्रोबियल का बहुत वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है ग्रोथ प्रमोशन में। किस किस में? एनिमल्स में भी, फिश में भी, क्रॉप्स में भी। आपने देखा होगा चिकन वगैरह ये जो हम खाते हैं कई जगह पे, फार्मर्स क्या है इन चिकन को बहुत ही मोटा ताजा और हेल्दी करने के लिए, या इनके ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, या इनकी वेट को बूस्ट करने के लिए बच्चों उनको पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। तो आप जाने और अनजाने में आप देखिए कि ये जो चिकन हमने खाया ये एंटीबायोटिक वाला चिकन है, तो इससे क्या है, हमारी बॉडी जब इनको खाते हैं तो ये एंटी माइक्रोबियल जो है अपने आप से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और आजकल जैसे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनको भी एंटीबायोटिक बच्चों या एंटी माइक्रोबियल दिए जाते हैं, और जो हम दूध पीते हैं वो भी दैट इज ऑल्सो लेस्ड विद दीज एंटी माइक्रोबियल्स, और वो भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए एक तो हमारे अंदर ये जाने अनजाने हमें पता नहीं है, इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, और दूसरा हम उसका मिसयूज, अंडर यूज या ओवर यूज करते हैं, उसकी वजह से भी वो क्या कर रहे हैं, उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं हम, है ना। माइक्रोब्स जो है उनके प्रति क्या हो रहे हैं, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं इस वजह से। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंटी माइक्रोबियल लेस्ड चिकन का। अच्छा अब आता है कि एंटी माइक्रोबियल कि ये जो AMR बैक्टीरिया है या ये जो माइक्रोब्स हैं ये कैसे स्प्रेड हो रहे हैं बच्चों, ह्यूमन से एनिमल्स। जैसे अभी हम कोविड-19 की बात करते हैं बच्चों, कोविड-19 पेंडेमिक, हमने बोला ना ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ, तो हमने क्या बोला था तब, हमने सभी को यही इंफॉर्मेशन हमें सबको मिली ना कि भाई चाइना में बैट से ह्यूमन में आया है ना, तो बैट से वायरस ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। तो इसी तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ह्यूमन से एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में आपस में, या वाटर, सॉइल, एयर, इन सब चीजों से एक दूसरे में स्प्रेड होता है। किस वजह से? ड्यू टू प्योर हाइजीन, सैनिटेशन, या लैक ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस नहीं होती है, उस वजह से ये स्प्रेड हो जाता है। अब हम कैसे इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को स्टॉप कर सकते हैं बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अवेयरनेस यही तो है ना कि हम कैसे इनको स्टॉप करें, है ना। एक तो पहले हमने सोचा कि भाई नए एंटी माइक्रोबियल्स आए, जैसे कि कुछ अभी जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो जो माइक्रोब्स हैं वो एंटी माइक्रोबियल से क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो कुछ एंटी माइक्रोबियल्स आए मार्केट में, है ना,
लेकिन बच्चों इन सब चीजों में ना बहुत टाइम लगता है, और कोई भी अभी एज सच कोई एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा पाइपलाइन में है नहीं। और आपको पता है कम से कम 20 साल लग जाते हैं इन माइक्रोबियल्स को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इनकी पूरा रिसर्च करने में और इनको प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हम तो वही करें ना जो हमारे हाथ में है ना। प्रिजर्व द पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स। अभी जो हमारे हाथ में जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल्स हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनकी पावर को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? बाय नॉट मिसयूजिंग इट, बाय नॉट अंडर यूजिंग इट, है ना, एंड बाय नॉट ओवर यूजिंग इट। ठीक है, अभी जैसे कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है ना बच्चों, अब हम क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। क्या क्या है? हाथ धोते रहना, है ना, रेगुलर इंटरवल पर से हाथ धोना, और घर से मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बच्चों? प्रिवेंटिंग ऑफ इन्फेक्शंस एंड नीड फॉर एंटी माइक्रोबियल। ये आपने सेइंग बहुत पहले से सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हम पहले प्रिवेंट ही कर लें तो हमें क्योर करने की जरूरत ही ना पड़े ना। अगर हम किसी चीज को पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं तो हमें क्योर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये आपको ध्यान रखना है कि आप इन्फेक्शन हो ही ना, इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करो, ताकि हमें एंटी माइक्रोबियल्स की कभी भी लाइफ लॉन्ग जरूरत ही ना पड़े। तभी तो इन एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल्स की पावर जो है वो बची रहेगी। अगर पावर बची रहेगी तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि आपने कभी भी उसका मिसयूज नहीं किया। आपने देखा होगा कुछ ऐसे तकनीक अपना के जिससे आप नेचुरल वे से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। खांसी में एडिक्वेट स्लीप लेना या रेस्ट करना या गर्म पानी पीने से आप ठीक कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो स्टॉपिंग मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो हम सभी लोग, वी हैव टू बी यूनाइटेड, नॉट ओनली स्कूल चिल्ड्रन। आप लोगों ने अपनी अवेयरनेस जब आगे आप फैलाएंगे तो वी विल बी यूनाइटेड एज अ टू प्रिजर्व द एंटी माइक्रोबियल्स। क्लियर? अब प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन आपको बताया, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग द एंटी माइक्रोबियल्स। तो अब हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहला है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल जो हमारी इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहला है उसमें हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन बच्चों सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक के लिए ही नहीं, इन जनरल कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में नहीं एंटर कर सकता जब हम अपने हैंड्स वॉश करते हैं प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। कब कब करेंगे? खाने से पहले करेंगे, टॉयलेट यूज करने के बाद करेंगे। आप बाहर से कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी, जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने गए या कुछ भी काम करने गए बाहर, ये एक नियम बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए कि जब भी आप बाहर से घर में एंटर करेंगे तो यू विल वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर एंड देन ओनली you will eat food या whatever you will do only after washing your hands properly, या जब भी आपके हाथ का। और खाना खाने से पहले तो बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप गंदे हाथों से ही खाना खाएंगे ना तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथों में पहले ही माइक्रोब है, कोई जर्म है, कोई इन्फेक्शन है, आपने उसको खाया तो आपके खाने से ही आपके मुंह में चला गया, है ना, या आपने नाक को हाथ लगाया, नाक में चला गया। अभी जैसे कोविड-19 में भी तो हम ये कर रहे हैं ना, हम मास्क क्यों पहन रहे हैं? ताकि हम जाने अनजाने अपने हाथों को, गंदे हाथों को मुंह पे, नाक पे ना लगाएं, और जब भी लगाएं तो हाथ धोकर ही लगाएं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका हैंड हाइजीन। दूसरा, अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आपके पास सोप एंड वाटर नहीं है तो आप लोग हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, विच शुड बी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर एंड इट शुड बी एटलीस्ट 60 to 70% अल्कोहल, नॉट रेगुलर सैनिटाइजर। रेगुलर सैनिटाइजर से बच्चों जर्म्स नहीं किल होते हैं। यू शुड ऑलवेज यूज अ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। सो now what second technique you can follow to stop the spread of the microbes? Second is the cuff etiquette. अब बच्चों cuff etiquette क्या होता है बच्चों? चाहे आप घर में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कहीं बाहर मार्केट में कहीं पे भी घूम रहे हैं बच्चों, आपके पास या तो टिश्यू रखें आप लोग या अपना हैंकी रखें। तो जब भी आपको एकदम, जैसे कहते हैं ना, खांसी आए या आपको एकदम छींक आए तो एकदम टिश्यू से कवर कर ले, या हम बोलते हैं ना
अपनी कोहनी को ऐसे साइड में, कपड़े को ऐसे वो कोहनी के ऊपर ऐसे करके आप लोग अपना स्नीजिंग करें, है ना, सीधा ऐसे डायरेक्टली एयर में ना करें, ठीक है। और दूसरा है कि आपको अपनी टिश्यू को, जो भी आपकी टिश्यू है जिससे आपने अभी स्नीज किया है, उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना, उसको आसपास किसी डस्टबिन में या क्लोज्ड बिन मतलब कवर्ड डस्टबिन में ही फेंकना है, ठीक है। और ये देखो कि कफ और स्नीज, हम कफ या स्नीज किसके करेंगे बच्चों? एल्बो में, अपने हाथों में नहीं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे अपने मुंह के आगे अपना हाथ रख लेते हैं, तो आपको अपना हाथ नहीं रखना, क्या रखना है? एल्बो में आपको करना है, और फिर अपने हाथों को साफ करना है। और एक और इम्पोर्टेंट तरीका जिससे हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, वो क्या है बच्चों? यूजिंग ऑफ मास्क। एक और तरीका जिससे हम स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स को रोक सकते हैं, सिर्फ कोविड-19 नहीं, इन जनरल कोई भी इन्फेक्शन हो, हम हमेशा इन्फेक्शन से अपने आप को बच्चों, इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इन जनरल भी इन्फेक्शन को, जो हमें एक नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार सीजन चेंज पे होता है ना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग कभी भी बीमार पड़ भी गए किसी भी कारण, तो हमें क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए दूसरों से जब हम बीमार हैं, ताकि दूसरे को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक जैसे अभी एक नया एक वो बन गया है ना, 2 गज की दूरी, है ना, 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, ताकि दूसरा भी बचा रहे इन्फेक्शन से, है ना, 2 गज की दूरी, तुम भी बचे रहो और दूसरा भी बचा रहे। और क्लोज स्पेसेस, अगर आपको कोई बीमारी है तो क्लोज स्पेसेस मतलब ऐसे हॉल जहाँ पे एसी है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आप जैसे छींकेंगे खांसेंगे तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं ना, तो उससे क्या है, दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाता है बच्चों? दूर दूर तक जाने से दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो जाता है उससे, है ना। तो इन बीमारियों के दौरान आप लोग क्लोज स्पेसेस में जाना अवॉइड करें, ठीक है। और एंश्योर गुड वेंटिलेशन, या आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे खिड़कियां विड़कियां खुली हों, तो उससे क्या एटलीस्ट बाहर की हवा, अच्छी ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो वहां पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब आता है फूड हाइजीन। अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कौन सा हाइजीन? हैंड हाइजीन, फिर कफ हाइजीन, फिर कैसे हम स्प्रेड करेंगे क्लोज कॉन्टैक्ट, फिर फोर्थ आता है हमारा फूड हाइजीन। अभी भी जैसे आप लोग ने देखा होगा, कोविड-19 के बाद हम लोगों ने सबने फूड हाइजीन करना बहुत ज्यादा कर दिया है ना। जो भी हम बाहर से फल सब्जियां लाते हैं उनको बहुत अच्छे से धो करके फिर रखते हैं, या हम उनको पहले आइसोलेट कर देते हैं, है ना। अगर हम नहीं भी धोते तो अगर हमें उसी दिन यूज नहीं करनी तो हम क्या कर देते हैं, उनको आइसोलेट पे कर देते हैं ना, ताकि उनमें से अगर कुछ भी इन्फेक्शन है तो हट जाएगा। तो इसीलिए फूड हाइजीन केवल अभी इस पेंडेमिक के दौरान ही नहीं, इन जनरल इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए बच्चों हमें फूड हाइजीन हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें अपने फूड आइटम्स को अच्छे से धोना है। और कई बार क्या होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि हमारी किचन नाइफ है, हम बाकी बर्तन तो बहुत अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन जो हमारी किचन की नाइफ है उसके हैंडल की पार्ट की जो जगह होती है ना, हम उसको अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जर्म्स, माइक्रोब्स वहां पे रह जाते हैं, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन फैलने के ना काफी चांसेस होते हैं। तो हमें ना अच्छे से किचन नाइफ के जो कॉर्नर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से साफ करना है। अपने फूड आइटम्स को क्या रखना है, हमेशा कवर्ड। जब भी हमने किचन में कोई खाना बनाया, कोई भी आइटम अनकवर्ड ना हो, दूध, सब्जी, दाल जो भी हमने बनाई उनको कवर करके रखें। और पॉइंट क्या बोला था? कोशिश रहे, बाद में बात करते हैं बेटा। उसके और हमें क्या रखना है, फ्रेशली, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हमें कैसा भोजन खाएं बच्चों, रखा हुआ भोजन नहीं, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर और ज्यादातर हमें क्या करना है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, उनसे, जैसे उनके पास अनढका भोजन होता है और वहां पे देखा होगा मक्खियां और वो सब दिन बना रहे होते हैं, तो वो थोड़ा फूड बड़ा अनहाइजीनिक होता है। तो कोशिश रहे उनको अवॉइड करें कि हम लोग इस तरीके का अनहाइजीनिक फूड स्ट्रीट वेंडर से, खासकर रॉ फूड बिल्कुल ना खाएं, और कुक्ड और गर्म भोजन ही ज्यादातर करें। गर्म भोजन की क्या होता है, जितने भी कीटाणु या जर्म्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ओरल हाइजीन, है ना। अब ओरल हाइजीन क्या है बच्चों, हमारे मुंह के अंदर का हाइजीन। उसमें वो क्या है बच्चों, वो क्या है कि हमें अपने जो दांत हैं उनको 2 बार ब्रश करना है। 2 बार, एक तो हमने
जब भी कोई भोजन करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, भोजन करने के बाद तो जरूर हमें या तो हम ब्रश करें, नहीं तो रिंसिंग तो जरूर करें, ताकि जो भी जर्म्स हैं हमारे मुंह में इकट्ठा ना हो। और जर्म्स अगर मुंह में हमारे रह जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे दांतों को भी खराब करते हैं और हमारे मुंह में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम ये हाइजीन फॉलो करके हम कर क्या रहे हैं बच्चों? हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हमारे एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं उनकी नीड को रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आई ना? मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस टू रिड्यूस द नीड ऑफ एंटी माइक्रोबियल। अगर हम अपने इन्फेक्शन ही नहीं होने देंगे तो हमें एंटी माइक्रोबियल्स की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। और हमेशा यही सोचो कि कभी आप इन्फेक्टेड हो ही ना कि तुम्हें जरूरत पड़े। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि द फ्यूचर ऑफ एंटी बायोटिक्स या फ्यूचर ऑफ एंटी माइक्रोबियल डिपेंड्स अपॉन यू चिल्ड्रन, है ना बच्चों? आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग आज जो ये नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो, आप उसको क्या करेंगे, आगे प्रोपगेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे। और एक और चीज है जिससे हम इन इन्फेक्शंस को स्प्रेड कर सकते हैं बच्चों, वो है वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा, आपके भी छोटे भाई बहन हैं, उन सबको एक वैक्सीनेशन चार्ट मिलता है, और आपको भी वैक्सीनेशन चार्ट मिला होगा जिसमें कि डिफाइंड होता है कि कितने कितने महीने या कितने साल पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम एडल्ट्स को भी ये वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। नई नई वैक्सीनेशन आती रहती हैं और जिसको हमें लगाने की जरूरत पड़ती है टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारे ध्यान रखना है बच्चों कि हमारी वैक्सीनेशन जो है अप टू डेट है। अब वैक्सीनेशन हमारी अप टू डेट होंगी तो दे विल प्रिवेंट ऑल काइंड ऑफ सीरियस डिजीजेस, और सिर्फ हमारी ही हेल्थ नहीं, दूसरे की हेल्थ को भी वो क्या करेगा, प्रिवेंट अच्छा रखेगा, है ना? और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन की आउटब्रेक नहीं होगा। अब हम बोलते हैं से नो टू एंटी माइक्रोबियल्स, है ना बच्चों? अब से नो टू एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब क्या है कि देखिए बच्चों, जैसे कुछ मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर हमें खांसी हो गई, जुकाम हो गई, बच्चों अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो, कोई भी दवाई लेते हो, तो भी ध्यान रखना 15 दिन 10-15 दिन तो खांसी ले ही लेती है जाने में। और अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी उतना टाइम लेता है खांसी जाने में। तो इट्स बेटर नॉट टू टेक दोज मेडिसिन, बट हमें कुछ घरेलू उपाय जैसे कि अच्छे से रेस्ट करना, एडिक्वेट फ्लूइड, गर्म पानी पिए, हम अच्छे से स्लीप करें, रेस्ट करें, तो उससे क्या है, कुछ इन्फेक्शन जो है अपने आप ही बच्चों टाइम से ना ठीक हो जाते हैं। समझ में? तो सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करनी। से टू एंटी माइक्रोबियल दे शुड बी टेकन ओनली व्हेन दे आर नीडेड, मतलब बहुत 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 जरूरी है तभी ले, नहीं तो बिल्कुल नहीं ले। और तभी ले जब आपका डॉक्टर उन्हें एडवाइस करे। ठीक है? कभी भी एंटीबायोटिक आपने ऐसे या एंटी माइक्रोबियल ऐसे नहीं लेने बेटा, आपने हमेशा तभी लेने हैं जब आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है एंटी माइक्रोबियल लेने के लिए। ठीक है? तो कुछ बीमारियां जैसे आपको डायरिया हो गया तो उसमें ORS ले लिया, या और भी कौन सी जैसी बीमारियां आपको लगे, छोटा मोटा बुखार है तो क्रोसिन या कुछ वैसी चीज ले ली जिससे आपको ज्यादा उसके मतलब आपने रेजिस्टेंट नहीं कर देना माइक्रोब को उस दवाई के प्रति। ठीक है? जब जरूरत हो तब लें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा डॉक्टर भी ना प्रेस्क्रिप्शन पे लिखता है SOS। SOS का मतलब होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो भाई तभी लेनी है, ऐसे बिना बात पे नहीं ले लेनी है। अब स्टॉप एंटी माइक्रोबियल मिसयूज। ठीक है? कभी भी एंटी माइक्रोबियल बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे आपको नहीं लेना है। ठीक है? और कभी भी आपने अपने आप से अपना डॉक्टर नहीं बनना है। आप डॉक्टर नहीं है जो आप बिना बात पे किसी और से बताए हुए एंटीबायोटिक को आप ले लें अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। तो आपको एंटीबायोटिक का या एंटी माइक्रोबियल वर्ड मैं यूज करूंगी अब, क्योंकि दिस इज द न्यू एंटी माइक्रोबियल वर्ड विच इज यूज फॉर all kinds of microbes, for killing all kinds of microbes. So it is an antimicrobial awareness now and not antibiotic awareness. Clear? तो आपको मैं दोबारा याद दिला देती हूँ, antimicrobial for all kind of microbes and antibiotic only for the bacterial infections.
कंप्लीट योर ट्रीटमेंट। कभी भी आपने स्टॉप एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल स्टॉप नहीं करना है, इवन व्हेन यू आर फीलिंग बेटर। अगर आप लोग ठीक फील कर रहे हैं बच्चों, तब भी आपको एंटी माइक्रोबियल स्टॉप नहीं करना, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स दिया, 7 दिन का दिया, तो भी उसी हिसाब से आपको करना है। और जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक है, उसमें भी जैसे कोई एंटीवायरल मेडिसिन दी जा रही हैं, तो उस केस में भी, या टीबी है, HIV एड्स है, जो वायरल इन्फेक्शन है ना बच्चों, उसमें जो भी एडवाइज्ड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। एंड स्टॉपिंग एंटीमाइक्रोबियल्स अर्ली कैन लीड टू ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम जैसे कि हमें कोर्स 3 दिन का है, 5 दिन का, अगर हम 2 दिन में ही स्टॉप कर देते हैं, 3 दिन में ही स्टॉप कर देते हैं ना, तो क्या होगा कि अर्ली स्टॉप करने से क्या होता है बच्चों, माइक्रोब्स जो हो जाते हैं ना, वो उस ड्रग के क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, है ना। AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, माइक्रोब उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो गए। अब स्टॉप यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल मिसयूज, एक और कि भाई हमें उनको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। और जो भी हमारे पिछली बीमारी के हमारे लेफ्ट ओवर एंटी माइक्रोबियल बचे हुए हमारे घर में पड़े थे, भाई हमें पहले इसी टाइप की बीमारी हुई थी, हो सकता है लेकिन इस टाइप का इस बार जो माइक्रोब हमारी बॉडी में आया हो बच्चों, वो थोड़ा अलग हो, जरूरी तो नहीं है कि वही पहले वाला ही माइक्रोब होगा, और हमने एंटी माइक्रोबियल वो वाली ले ली, तो क्या होगा बच्चों, फिर दोबारा से हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना, इस तरीके से आप मिसयूज को रोक सकते हो। एजुकेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ठीक है बच्चों, एक बार हम दोबारा से जो हमने स्टेप्स बोले थे कि कैसे आप लोग इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार जस्ट। सबसे पहला हैंड हाइजीन, सेकेंड इज आवर कफ एटिकेट, तीसरा है हमें कैसे ओरल हाइजीन को फॉलो करना है, फोर्थ इज आवर फूड हाइजीन, हमें कैसे फूड को बिल्कुल धो के यूज करना है अच्छे से, क्लीन वाटर, हम हमेशा अपने आसपास को भी साफ रखें, और जो हम पानी पी रहे हैं वो भी कैसा रखें बच्चों, साफ सुथरा पानी का यूज करें। और अपनी वैक्सीनेशन, जो हमारी वैक्सीनेशन है, चाहे हम यंग बच्चे हैं, जो भी बूस्टर डोज, जिस भी एज पे हमें बूस्टर डोज लेने को कही जाती है तो हमें लेना है, चाहे हम लोग एडल्ट हैं चाहे वो चिल्ड्रन है। वी हैव टू ऑलवेज कंप्लीट आवर वैक्सीनेशन चार्ट सो दैट वी डोंट बी इन्फेक्टेड, या हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और वी हैव टू स्टॉप मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल बाय टेकिंग देम ऑन देयर ओन, ओनली दे शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। और हमेशा आपको अपना कोर्स पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रहेगा ना बच्चों, कैसे हमने मिसयूज रोकना है। कभी भी एंटीबायोटिक किसी से शेयर नहीं करनी, लेफ्ट ओवर एंटी माइक्रोबियल्स को आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक प्लेज लेते हैं कि टेक द प्लेज टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रिजर्व दीज प्रीशियस रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ये एंटी माइक्रोबियल्स जो है इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इनको रिसर्च और उन सब में, हाँ, इन सबको बनने में बहुत टाइम लग जाता है बेटा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इन प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं, इतने सालों इनको लगता है बनने में, तो हम अब ये जो माइक्रोब्स हैं इनको रेजिस्टेंट ना होने दें। तो हमें स्मार्ट बनना है, हमें पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल्स कब वर्क करती हैं, एंड वी हैव टू जॉइन हैंड्स to combat the antimicrobial resistance. So we all are united to preserve the antimicrobials. अच्छा बच्चों, अब आपका ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद हमारी क्विज होगी बच्चों। क्विज का लिंक आपको चैट में दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे आपको करना है। सभी बच्चों को क्विज करनी है और उसके बाद सबमिट करना है। मैं थोड़ा उसके बारे में आपको समझा देती हूँ। हमारे आप सब बच्चों ने एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस आइडियाथॉन में पार्टिसिपेट, काफी बच्चों ने, जिन्होंने नहीं भी किया
बच्चों की 4 कैटेगरीज हैं, पोस्टर, पेंटिंग, कार्टून, सॉन्ग, पोएम, वीडियो और मल्टीमीडिया। इसकी मैंने आपको 2 वीडियोस भी बना के भेजी हैं। पहले तो आप सबने रजिस्टर कर दिया था, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद बच्चों इन कैटेगरीज में आपको क्या करना है, उसमें अपनी जो भी आपने सॉन्ग बनाया है या आपने वीडियो बनाई है या जो भी कुछ बनाया बेटा, उसमें आपको अपने फाइल्स अपलोड करनी है और फिर सबमिट कर देना है उसी ईमेल आईडी से जिससे आपने इसमें रजिस्टर किया था। और ये जो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों ने मेरे पास मैसेजेस भेजे हैं, क्योंकि उनके पास मैसेज आ जाता है ना कि योर एंट्रीज हैव बीन सबमिटेड, तो काफी बच्चों ने कर लिया है। और जिन बच्चों ने नहीं भी किया वो प्लीज आज इस क्विज को, ये जो हमने अवेयरनेस आपको दी है, उसको कंप्लीट होने के बाद आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत अच्छे प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइज 5000 का, सेकंड प्राइज 3000 का, थर्ड प्राइज 2000 का और रनर सबको भी 1000 के प्राइजेस मिलेंगे। और आप सबको अवेयर हैं विद दिस साइट www.dsprud.org, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे। अच्छा, अभी बच्चों क्या है, मैं आपको चैट में क्विज का लिंक दे रही हूँ, आप उस क्विज को करेंगे। क्विज का लिंक जब मैं आपको दूंगी बच्चों, उसमें क्या है, फर्स्ट आपका आता है बच्चों, चैट में क्विज का आपको लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। सबको मिल गया होगा चैट में क्विज का लिंक। यस मैम। बटन होता है ना, ऐसे एरो बना होता है, दबा देना तो पी वाले स्कूल आ जाएंगे। अल्फाबेटिकली अरेंज है तो पी पे जाओगे तो पी वाले स्कूल आ जाएंगे। पी में आपको ढूंढना है पी यू से, किससे, पी यू से। आप ध्यान रखना, अगर आप स्कूल का नाम गलत करेंगे तो आपके स्कूल के नाम से एंट्री नहीं होगी, आपको किसी और के स्कूल में एंटर नहीं करना, आपको ध्यान रखना बेटा। पुष्प विहार, MB रोड, GGSSS, ठीक है। पुष्प विहार, MB रोड, GGSSS, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा जी मैम। सेकंड क्विज में बोलो मत, पहले सिर्फ सुनो। सेकंड कॉलम है स्कूल इफ, सेकंड कॉलम है स्कूल इफ नॉट इन द लिस्ट। सेकंड कॉलम में रट लो, अच्छे से याद कर लो। सेकंड कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना, आपको स्कूल का नाम टाइप नहीं करना। सेकंड कॉलम में ध्यान रखो, आपको स्कूल का नाम टाइप नहीं करना, तो सेकंड कॉलम में आप कुछ भी नहीं भरोगे, ठीक है। थर्ड कॉलम है बेटा आपका स्कूल आईडी। स्कूल आईडी जरूरी नहीं है भरना, लेकिन अगर आपको याद है तो आप भर सकते हो, नहीं तो वो उस पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो आपको भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ कॉलम आता है बेटा क्लास। क्लास में भी ड्रॉप डाउन बटन है। ड्रॉप डाउन बटन में आप लोग जिस भी क्लास के हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आपकी जो भी क्लास है, आप ड्रॉप डाउन बटन से अपनी क्लास चुन लोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा 10 कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस है बेटा वो MCQs हैं, ऑप्शंस होंगे उसके 4, ठीक है। उसके ऑप्शंस होंगे 4 है। ये लिंक वर्क नहीं करता तो हम आपकी ग्रुप्स में, यानी कि आपकी जो क्लास टीचर्स हैं वो आपके स्कूल, आपकी जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है, थीम क्या थी, यूनाइटेड टू प्रिजर्व दी एंटी माइक्रोबियल्स, है ना बेटा, हमारी बेटर देन क्योर, ये आप याद रखिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलो। मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम, इसलिए क्लास कट जा रही है। बेटा कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग कर दी गई है, आपकी क्लास ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी, आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। और पोस्ट क्विज करने के लिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ताकि आप पोस्ट क्विज अच्छे से करें और फुल नंबर लेकर आए उसमें, क्योंकि ये आपके सारे रिस्पॉन्सेस
गवर्नमेंट को चले जाएंगे कि भाई आपने जो क्विज जो आपके अवेयरनेस आपको दी गई है एंटी माइक्रोबियल के बारे में, तो आपने उसमें क्या सीखा, क्या जाना, आप उसको आगे भी कैसे प्रोपगेट करेंगे। मैम लिंक भेज दीजिएगा क्विज की। हाँ मैम लिंक भेज दीजिएगा क्विज का। बेटा अभी भेजा है मैंने, अब एक बार फिर दोबारा चला के देखिए बेटा कि अगर आपकी Okay, क्विज का लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैम ना उस थीम के ऊपर पोस्टर बनानी है। आप एंटी माइक्रोबियल के ऊपर गाना बना सकते हो। और देखिए बेटा उसमें आप देखना उसमें पोस्टर का साइज भी लिखा हुआ है, तो आप साइज से ही बनाना। अगर आपका साइज गलत होगा तो आपकी जो एंट्रीज है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो आप मैंने आपको साइट बताई थी, मैंने वीडियो भी बना के भेजी है, उसमें एक बार साइट पे जाके देखो, हर एक चीज का साइज लिखा है बेटा। अगर आप पोस्टर बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, तो उसका क्या साइज है, तो साइज के हिसाब से बनाना। और गाना MP3 में बनाना है, वीडियो बनानी आपके ग्रुप में। आप इसको कभी भी देखिए, जानिए, समझिए, और इस अवेयरनेस को आपने सब जगह पे क्या करना है, अपने सभी को यूनाइटेड करना है। क्योंकि आप लोग, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग एम्बेसडर्स हैं। आप स्कूल चिल्ड्रन आर दी एम्बेसडर्स टू प्रमोट दिस अवेयरनेस अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और मैं आपको पहले भी ये बात बताई, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैज बिकम अ बिगर पेंडेमिक देन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। समझ में आ गई ना? तो ये बहुत, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेटा, वर्ल्ड ओवर ये बहुत बड़ा पेंडेमिक बनता जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्कूल चिल्ड्रन की जानकारी को आप लोग आगे फैलाएं और खुद भी इस चीज को फॉलो करें। और अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे कुछ घर में ऐसे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज, ओवर यूज या अंडर यूज होता है, तो आप लोग उनको भी पूरी तरीके से जानकारी देंगे। आई होप इस प्रेजेंटेशन के बाद और इन ऑनलाइन हेल्थ टॉक्स के बाद जो आज हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ली है, कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर हो गए होंगे इसके बारे में। एंड आई होप जो आपको एक हम लोगों ने एक जिम्मा दिया है, या हमने आप लोगों को इसके काबिल समझा ना बेटा, क्योंकि आप बच्चे ही इस फ्यूचर है इस नेशन का, है ना। हमने आप बच्चों को इस काबिल समझा कि जब आप इन अवेयरनेस को आगे प्रोपगेट करेंगे तो जरूर इस वर्ल्ड में बदलाव होगा। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो ये पेंडेमिक बढ़ता जा रहा है, ये धीरे 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 इस अवेयरनेस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और हो सकता है धीरे धीरे रिड्यूस भी हो जाए। ओके मैम, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दीज टॉक्स, ऑनलाइन टॉक्स ऑन एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का मैंने नाम बदल दिया ना बेटा, अब हमने क्या नाम कर दिया, एंटी माइक्रोबियल। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ऑल फॉर ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड अटेंडिंग हेल्थ टॉक्स ऑन एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस। या हम क्या बोले, हमने और किसके बात में बात करी, ऑन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस through these online talks. And I hope you all have become quite aware, and you will also spread this awareness to all around you. हेलो ठीक है बेटा। मैम, अब इसके बाद आपको मैं ये लिंक आपकी क्लास टीचर्स को सेंड कर दूंगी, और क्लास टीचर्स आपके पास ये लिंक दे देंगी। एंड प्लीज जैसे ही आपका ये लिंक खुले, सो प्लीज यू हैव टू टेक पार्ट इन द प्री क्विज एंड द पोस्ट क्विज and then submit it. ओके मैम। Clear? ओके मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। 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 थैंक यू टीचर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय मैम बोल। अब बाय बोल। थैंक यू मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। Have a nice day, all of you. Have a nice day. बाय मैम।
बाय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम।